हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम लेकर के आ गए हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन का ये आपका क्लास हो रही है और इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आपका साइंस, सोशल साइंस सभी चीज़ों से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और कल ही आपको सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की आपका नोटिफिकेशन आ गया है। 27 तारीख से आप लोग का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, है ना? तो पीछे जो कल हम वीडियो डाले थे, अगर वो आप नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। क्या सिलेबस है, किस प्रकार से आपको उसमें कितना सीट है, सारा चीज़ हम उसमें डिटेल से आप लोग को बताए थे। आज यहाँ पर देखिए हम लोग क्लास करेंगे और इस क्लास में दोस्तों आज टेस्ट नंबर आपका 33 होगा। देखिए इसके पहले भी हम बहुत सारे क्लास ले चुके हैं। अगर जो लोग नए हैं तो पीछे वाला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। सामान्य अध्ययन की आपकी क्लास चल रही है। डेली जो क्लास हो रही है वो 9 पीएम से आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, हम अभी तो कोशिश करेंगे देखिए कि इस क्लास को हम 8 बजे से करें, है ना? 8 बजे से ये करने का हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 9 बजे से क्लास होती है तो कुछ ज़्यादा टाइम हो जाता है ना? कोशिश करेंगे 8 बजे से आप लोग की क्लास होगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे 8 बजे से, और जैसा होगा फिर आगे हम लोग करेंगे आपका। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बीपीएससी के द्वारा आपका एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, ये आपको बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है इसमें आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी में। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए हमको वही क्वेश्चन को टिक करना है जो हमको आ रहा है ना? जिस पे हम 100% कन्फर्म है ना? कि इसका आंसर यही होगा, है ना? क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत कीजिएगा तो आपका दूसरे जो सही बनाए हैं उसमें से आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका एनसीईआरटी पर आपका पूरा आधारित है ये आपका टेस्ट, है ना? तो टेस्ट नंबर ये होगा आपका 33 नंबर। देखिए इसमें आपको सारा नोट्स भी आपको दे रहे हैं हम, है ना? ये नंबर आपको दिया गया है जहाँ से आपको मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह, ठीक है? नोट्स वगैरह। और ग्रुप में हम अभी सारा नोट्स आज भी हम भेजे हैं, है ना? नया-नया नोट्स हम भेजे हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा, जो लोग जुड़े हुए हैं वो उसको ज़रूर पढ़िएगा, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट वो नोट्स था आपका, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, है ना? सब चीज़ का लगभग 22 पीडीएफ था, है ना? वो आप देखिएगा, ये नंबर आपको है। कैसे मिलेगा ये नोट्स दोस्तों, किस प्रकार से मिलेगा? तो आप लोग को पता है कि इसमें मात्र मिनिमम आपका चार्ज रखा गया है ना? और जो क्लास चलेगी वो आपकी 8 बजे से ही चलेगी, तो 1-2 दिन के बाद ये क्लास आपका 8 बजे आपका शुरू हो जाएगा। सामान्य भाषा का, सामान्य अध्ययन का और सामान्य योग्यता का। ठीक है, ये 3 आपका सिलेबस है आपके सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। कल भी मैं इस पर डिस्कशन किया था पूरे विस्तार पूर्वक से। सामान्य भाषा आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आपका रहेगा इंग्लिश से और 70 क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी से, जिसमें से दोस्तों आपको 30% लाना है, यानी कि इंग्लिश में आपको 9 नंबर लाना है और हिंदी में आपको 21 नंबर लाना है। ये तो आपका हो गया आपका हिंदी वाला। अगर हिंदी आप कर इतना नहीं ला पाते हैं तो दोस्तों आपका अगला जो पेपर है वो चेक नहीं होगा, इसीलिए हिंदी में पास करना जरूरी है। अब सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन में आपका 100 प्रश्न रहेगा और 100 नंबर का ये सवाल आपका होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करेंट अफेयर है, सभी चीज आपको इसमें पूछा जाएगा। साइंस भी आपको इसमें पूछा जाएगा। उसके बाद आपका सामान्य योग्यता में क्या रहेगा, तो इसमें आपका मैथ है और मैथ के अलावा आपका रीजनिंग है। ठीक है, तो ये आपका सामान्य योग्यता में है। 50 आपका मैथ रहेगा और 50 रीजनिंग रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू आपको दिया गया है सामान्य अध्ययन को, क्योंकि जो मेरिट बनेगा अगर आपका नंबर बराबर हो जाता है तो सामान्य अध्ययन को ही देखा जाएगा कि किसका नंबर ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए समान अध्ययन पे थोड़ा फोकस करना है और समान योग्यता पर भी फोकस करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। डेली आपको पीडीएफ नोट्स इसमें मिलते रहेगा। ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको दे दिया गया है ना? कैसे आपको जुड़ना है दोस्तों, मात्र इसमें 299 का भी ऑफर है। ठीक है, ये 399 था, इसको आज घटा करके 299 कर दिया गया है ना? और ये कुछ दिन रहेगा आपका, इसमें जिसको जुड़ना है भाई साहब जल्दी से आप जुड़ जाइए। कोई मंथली आपको चार्ज इसमें नहीं लगेगा। ये नंबर आपको दिया गया है, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप पे करके जुड़ जाइएगा। जैसे आप हमारे यहाँ प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक में जुड़े थे, बीपीएससी टीआरई 1-2 में जुड़े थे, है ना? हजारों लोगों का उसमें जो रिजल्ट हुआ, है ना? आप लोग का प्यार है इस प्रकार से बना रहे, तो इसमें आप उसी प्रकार से आप जुड़ जाइए।
पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। किसी प्रकार की समस्या हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, है ना, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर हम देते रहेंगे। चलिए हम लोग दोस्तों आज का क्लास शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज के क्लास का पहला सवाल आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है। आप लोग फटाफट इसका जवाब देते चलना है ना। पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, दिखाई दे रहा है ना। तो फटाफट सब लोग आप लोग इसका जवाब दीजिए और इसके बारे में चलिए बताया जाए कि पहला का आंसर आपका क्या होगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मौलाना आजाद, अल हिलाल, एनी बेसेंट यंग इंडिया, अली बंधु कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी कॉमरेड। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? 50 प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन का। सबसे महत्वपूर्ण आपका समान अध्ययन है। समान अध्ययन में अगर आप 100 में से दोस्तों अगर आप 70 से 80 नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई होने वाला है इसमें, है ना। कंपटीशन काफी हाई होने वाला है, तो थोड़ा सा आपको तैयारी अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। मौलाना आजाद जो है दोस्तों, है ना, कौन सा ये सुमेलित सही सुमेलित है, ये हमसे पूछ रहा था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए। मौलाना आजाद का ये अल हिलाल जो पत्रिका है, ये किनका है? तो मौलाना आजाद का ही ये अल हिलाल पत्रिका है आपका। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, समाचार पत्र है। और ये अल हिलाल जो था ये उर्दू समाचार पत्र है और 1912 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो मौलाना आजाद जी के द्वारा ये किया गया था। अब देखिए अगला है यंग इंडिया। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? आपको पता होगा, कई बार हम बताए हैं। यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी जी की है ना। किनका है? तो महात्मा गांधी का ये आपका है समाचार पत्र यंग इंडिया, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ किनका है दोस्तों, ये बताइएगा। कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ है आपका एनी बेसेंट का, है ना। कॉमनवेल्थ है आपका एनी बेसेंट। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है आपका कॉमरेड। कॉमरेड किसकी है? कॉमरेड जो है दोस्तों मोहम्मद अली जौहर का है। ठीक है, कॉमरेड किसका है? मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखना है ना। तो ये मौलाना आजाद का हिलाल था, ये बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। यंग इंडिया कई बार एग्जाम में पूछा, ये महात्मा गांधी जी का है। चलिए अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था ये किनके द्वारा किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपको महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। और ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों याद रखिएगा, है ना। प्रथम द्वितीय आपको एग्जाम में ज्यादा पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही कब कौन थे। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था कब दोस्तों? 1940। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 1940 में। और इसके प्रथम जो सत्याग्रही थे वो कौन थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही जो थे वो थे आपके विनोबा भावे और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी प्रथम पूछ देगा, कभी द्वितीय पूछेगा और कभी तृतीय पूछेगा। तो तृतीय में कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तृतीय कौन थे? वो थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, ये ब्रह्मदत्त थे आपके तृतीय। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है कि स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? अब देखिए, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने, किसकी स्थापना की बात कर रहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता होगा कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885, है ना। बहुत दिनों से क्लास नहीं हुआ था, आप लोग का रिवीजन भी आप लोग को करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रिवीजन भी आप करते चलिएगा। और कह रहा है दोस्तों लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? स्थापना का जब 50 साल पूरा हो गया था तो।
और इसकी स्थापना कौन किए थे? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। तो ये इसका आंसर क्या होगा? लिखने वाले आधिकारिक जो इतिहासकार थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते थे? उग्र विचारधारा यानी कि गरम दल के कौन इसमें थे? गरम दल के नेता तो आपको पता है लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। ये 4 नाम याद रखिएगा, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। ये आपको गरम दल के यानी कि उग्र विचारधारा के आपको नेता थे। तो बिपिन चंद्रपाल तो हो गए, है ना, और दादा इसमें कौन माने जाते थे? आंसर हो जाएगा हमारा बिपिन चंद्रपाल ही होगा यहाँ से आंसर, है ना। 4 का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, क्योंकि आपको क्या बोले, लाल, बाल, पाल, है ना। लाल से लाला लाजपत राय और बाल से बाल गंगाधर तिलक और लाल, बाल, पाल बिपिन चंद्रपाल और एक थे आपके अरविंद घोष। ये 4 नाम याद रखिएगा। ऑप्शन में आपका पाल है ना, तो बिपिन चंद्रपाल। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर है दोस्तों कि किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था, है ना। वो कौन सा मुगल शासक था? मुगल शासक का सबसे जो महान थे वो थे आपके अकबर, और अकबर के द्वारा ही आपका किया गया था मनसब व्यवस्था, ठीक है। और मनसब का मतलब क्या होता है, इन्हीं को पता है, बताइएगा, है ना। और ये कब हुआ था दोस्तों? 1571 ईस्वी में ये आपका हुआ था। कब हुआ था? 1571 ईस्वी, है ना, ध्यान रखिएगा। अकबर के द्वारा ये किया गया था आपको, ठीक है। और मनसब का मतलब होता है अधिकारी को सेवा के बदले पद और वेतन दिया जाता था, ठीक है, पद और वेतन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर की सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? बताइएगा, है ना। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ जो किया गया था वो किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? सिविल सेवा परीक्षा जो यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, सिविल परीक्षा जो होता है ये जो शुरुआत हुआ था ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? जल्दी से बताइएगा। ये हुआ था आपका 1853 में। 1853 में कौन थे आपके? लॉर्ड डलहौजी के समय ये आपका हुआ था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। और इन्हीं डलहौजी के समय ही आपका रेल वगैरह भी शुरुआत हुआ था ना, रेल है, डाक है, तार है, सब डलहौजी के समय ही आपका हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर कि निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। सबसे अंत में कौन आया था? आपको पता है कि भारत आने वाले सबसे पहले कौन थे? पुर्तगाली आए थे, है ना। तो पुर्तगाली तो होगा नहीं, पुर्तगाली आपका 1498 में सबसे पहले भारत आया था, केरल के कालीकट में पहुंचा था, है ना। और उसके बाद कौन आया भाई? तो पहला नंबर पे हो गया पुर्तगाली। दूसरा नंबर पे कौन होगा? दूसरा नंबर पे हो जाएगा आपका डच आया था, ठीक है, दूसरा नंबर डच आया था। और तीसरा जो आया था वो अंग्रेज आया था। और सबसे अंत में जो आया था वो फ्रांसीसी आया था, ठीक है। सबसे अंत में कौन आया था? अंत हमसे पूछ रहा था, तो वो हो जाएगा फ्रांसीसी आया था सबसे अंत में, डेनिस और फ्रांसीसी, ठीक है। अगला सवाल है आपका 8 नंबर कि आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, है ना। निम्नलिखित आधुनिक भारत की बात कर रहा है, संस्था है, और संस्थापकों में कौन सुमेलित नहीं है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो बिल्कुल सही है ना। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो आपका संस्था है इसके संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा है कि द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, सेवा सदन एमजी रानाडे, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। ये हमसे नहीं वाला पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय किए हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद जो है आपका द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, ये भी आपका सही है। लेकिन जो आपका सी नंबर है सेवा सदन एमजी रानाडे, ये आपका गलत है ना। ये कौन किए थे सेवा सदन का? सेवा सदन के द्वारा किया गया था बेहराम जी ए मालाबारी और दयाराम
दयाराम दिगुमल के द्वारा ये आपका किया गया था दोस्तों, है ना। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी आपको 1828 में, है ना। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 ईस्वी में, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है कि ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर दोस्तों सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले जो सरकार का विरोध किया था ये धार्मिक आधार पर, वो 1824 ईस्वी में किया गया था। तो ये ईस्वी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, है ना, वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया था? बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके गांधी जी को संबोधित किसने किया था? क्या होगा इसका आंसर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माउंट बेटन। जी हाँ दोस्तों, माउंट बेटन के द्वारा ये संबोधित आपको किया गया था, वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक आदमी सीमा बल, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर है कि गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित करता है? जी हाँ, दशावतार मंदिर जो है दोस्तों ये किस देवता को समर्पित है? ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है और ये गुप्त शासन में बनाया गया था दशावतार मंदिर। आपको पता होना चाहिए कि ये विष्णु भगवान को समर्पित करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और ये मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपको उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में, है ना। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर सवाल है कि निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया था? जी हाँ, निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया था? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद या फिर छंदोग्नि उपनिषद? क्या होगा दोस्तों आपका 12 का आंसर क्या होने वाला है? 12 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ईशोपनिषद, है ना। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म का सिद्धांत, निष्काम कर्म का सिद्धांत क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है? बिना किसी फल की इच्छा का काम करना, यानी कर्म करना, उसी को कहते हैं निष्काम कर्म का सिद्धांत। अगला सवाल है आपका 13 नंबर। 13 नंबर है कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुप्त काल में सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो किस शासक के मिले हैं? कुमारगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? 13 का क्या होगा? सबसे अधिक जो अभिलेख मिले हैं वो कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? जी हाँ दोस्तों, वो कौन से स्थान से मानव का कंकाल तो मिला ही है, उसके साथ साथ कुत्ता भी उसके साथ दफनाया गया था। बहुत प्यारा होगा कुत्ता उसका। तो ये मिला है आपका बुर्ज होम से। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। और ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है आपका बुर्ज होम, यहीं से आपका ये मिला है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर कि अनेकांतवाद या सयादवाद, है ना, अनेकांतवाद या सयादवाद किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है ना। बौद्ध मत का है, वैष्णव मत का है, सिख मत का है या जैन मत का है? देखिए अनेकांतवाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा, है ना। 1 से 2 3 सवाल जरूर 100% बौद्ध धर्म आप, और आपका जैन धर्म और सिख धर्म, ये तीनों धर्म आपको बिहार से संबंधित है, तो तीनों धर्म आपको जरूर से जरूर पूछेगा। और ये जो अनेकांतवाद और सयादवाद है ये जैन मत से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रथम तीर्थंकर तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, है
हमेशा कभी पूछ देता है प्रथम। और एक पूछता है 24 में तो महावीर है, और 23 में कौन थे तो आपको पार्श्वनाथ थे। 23 में थे आपके पार्श्वनाथ, और प्रथम थे आपको ऋषभदेव, है ना। तो ये हो जाएगा जैन मत। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा 16 नंबर, कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है। जी हाँ, सती प्रथा का अंत अभी आपको बताए थे, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1829 में, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से, या फिर एरन से। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो मिला है वो एरन अभिलेख से मिला है ना, एरन से मिला है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका एरन। और भानुगुप्त का ये एरन अभिलेख है, और यहीं से आपको ये मिला था 510 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था दोस्तों। मौर्य काल में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र, क्या होगा। तो सभी काल में अलग अलग होते हैं, है ना। तो मौर्य काल में था आपका तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, तो वर्तमान में ये हमारा पाकिस्तान में है। ठीक है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। और विक्रमशिला जो है ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपको बिहार में, है ना। बिहार में है आपको विक्रमशिला, पता होगा, बहुत सारे लोग भागलपुर के होंगे, ठीक ना। बिहार के भागलपुर में आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको पता होगा। और नालंदा तो सबको मालूम है, पाटलिपुत्र पटना ये आपको पता ही है ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18 नंबर। 18 नंबर है कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा, है ना। प्रारंभिक काल में दोस्तों बिहार का जो क्षेत्र था वो किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा, बंगाल और मराठा, बंगाल दिल्ली, दिल्ली अंग्रेज, बंगाल और अंग्रेज, क्या होगा इसका आंसर 18 का, जल्दी से बताइएगा। 18 का जो आंसर हो जाएगा वो बिहार का जो क्षेत्र था वो बंगाल और दिल्ली के बीच ये संघर्ष का क्षेत्र बना हुआ था, है ना, बंगाल और दिल्ली। ठीक है, किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा था, तो बंगाल और दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है इसके अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, क्या होगा, है ना, क्या होगा दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति को, या किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी जो बनाया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं को बनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और देखिए वीडियो को आप लोग थोड़ा सा लाइक वाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा थोड़ा सा, उससे कुछ होता नहीं है, बस मोटिवेट एक होते हैं कि हाँ भाई इतने लोगों को अच्छा लगा तो लाइक किए कम से कम, है ना, उससे हमको कोई फायदा नहीं है पैसा, ठीक ना। चलिए इसका अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है कि 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। तो कौन सा कथन सही है, 1948 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था, या फिर 1947 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था, 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था, 1950 में हुआ था। सबको पता है भाई कि पहली लोकसभा का गठन 1952 में हुआ। ठीक है, कब हुआ था, 1952 में, है ना, 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था ये लोकसभा का गठन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। कह रहा है कि भारत के महान न्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बहुत अच्छा सवाल है ना, ये सब सवाल हमेशा आपको पूछता है महान न्यायवादी के बारे में। महान न्यायवादी अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है ना। गलत कथन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यही में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। गलत चुनना है, पहला तो सही है, याद रखिएगा 76 में होता है महान न्यायवादी और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता इसमें होनी चाहिए, भी सही है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सही है। संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए संसद में भाग ले सकता है ना, लेकिन वोट देने का अधिकार इनको नहीं होता है।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। गलत हमसे पूछ रहा था तो गलत हमको चुनना था, है ना। कभी कभी लोग क्या होते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और सही चुन करके कलर कर देते हैं, तो एक आधो नंबर घट जाता है, यही में वो पीछे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला सवाल है कि निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बना करके रखना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 22 का, बताइएगा जल्दी, है ना। 22 का आंसर क्या होगा? 22 का जो आंसर होगा दोस्तों वो नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, सीमांत स्थायी सुविधा या पूंजी पर्याप्तता अनुपात। इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका डी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि परंपरागत, थोड़ा सा बड़ा कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर सवाल कि परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था ना। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? 2016, 15, 11 या 12 में? क्या होगा, कब शुरू किया गया था परंपरागत कृषि विकास योजना को? ये किया गया था 2012 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट सवाल है आपका 24 कह रहा है कि वस्तु और सेवा कर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में असत्य कथन को चुन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हो गए, ये बिल्कुल सही है ना। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी का 4 साल आपका पूरा हो गया था। जीएसटी लागू कब हुआ था? तो 16 सितंबर 2016 को, है ना, 16 सितंबर 2016 को दोस्तों ये आपका लागू हुआ था और 1 जुलाई 2021 को 4 साल हो गया। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही बात है। जीएसटी में 4 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं और जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है, ये बिल्कुल गलत है। और जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, ये भी आपका सही है। आखिर सी नंबर गलती क्या है? सी नंबर में 5% तो सही है, 12 भी सही है, 18 भी सही है, 26% नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 28%, है ना। 4 प्रकार के कर का प्रावधान इसमें किया गया है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। 28% होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है प्रश्न नंबर आपका 25 नंबर, कह रहा है कि भारत की वैशी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है ना। वीडियो को दोस्तों सभी लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हमारा नंबर आपको पता ही होगा, 78 57 83 43 10, है ना। यहाँ पर आपको पूरा आपको पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेगा और क्लास भी आपको मिलते रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत की वैशी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला काटती है। पहला नंबर हिमालय की जो श्रृंखला है, मैंने कई बार बताया हूं कि हिमालय की आपको श्रृंखला जो है ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है। ये तीनों श्रृंखला को काट करके कौन सी नदी आगे बढ़ती है, यही क्वेश्चन है ना। तो वो नदी का नाम है दोस्तों सतलज नदी, ठीक है। ये सतलज नदी तीनों श्रेणियां को काट करके आगे बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राकस ताल झील से निकलती है, ठीक है। सतलज नदी जो निकलती है ये राकस ताल झील से निकलती है ना। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जा करके सतलज नदी दोस्तों पाकिस्तान में सिंधु नदी से ये मिल जाती है ना, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26 नंबर। 26 का है निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? विलोपन के लिए उत्तरदायी क्या चीज नहीं होता है भाई, है ना। तो व्यापक नीच कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच कर्मता या आनुवंशिक भिन्नता की कमी, कौन सा यहाँ उत्तरदायी नहीं होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापक नीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये किसी भी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन ये उत्तरदायी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। बड़ा आकार वाला जो होते हैं जीव होते हैं वो विलुप्त होने के कगार पे हैं,
और कगा ऐसे हो भी चुके हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मकर रेखा, जी हाँ, मकर रेखा से होकर नहीं गुजरती है ना। मकर रेखा से कौन हो नहीं गुजरती है दोस्तों, ये बताइएगा, ठीक है, बताइएगा मकर रेखा से इनमें से होकर नहीं गुजरती है। मेडागास्कर, बोलीविया, टोंगा या बोत्सवाना। देखिए मकर रेखा आपको पता ही है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा ग्लोब है मान लीजिए। बीच में क्या होता है, 0 डिग्री होता है, जिसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। सबसे ऊपर इसके 0 डिग्री के ऊपर जो महत्वपूर्ण रेखा है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको कहते हैं आपको कर्क रेखा, है कि नहीं। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो होता है ना, साउथ में जो होता है, इसको कहते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है, यही क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछ रहा है ना। मकर रेखा जो गुजरती है दोस्तों, ये 10 देशों से होकर के गुजरती है, और ये 10 देश का नाम आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जो आंसर हमारा होगा वो बोलीविया होगा। बोलीविया से होकर के ये नहीं गुजरती है, नहीं सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेडागास्कर से गुजरती है, टोंगा से गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है, इसके अलावे अर्जेंटीना से गुजरती है, अर्जेंटीना के अलावे नामीबिया से गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, साउथ अफ्रीका से गुजरती है, मोजाम्बिक से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, और ब्राजील से गुजरती है, और चिली से गुजरती है, ठीक है। टोटल 10 देशों से होकर के हमारा मकर रेखा दोस्तों गुजरती है। याद रखिएगा, इसका जो मान होता है 23.5 डिग्री दक्षिण, ये आपका इसका होता है। 0 डिग्री से जो भी नीचे होगा उसको दक्षिण गोलार्ध में होगा, 0 डिग्री से ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध में आपको कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28 सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम कौन सा हो, है ना। पूरब से पश्चिम आपको सजाना है। बेरिंग सागर, कैरिबियन सागर, लाल सागर, पीला सागर, इसको सजा करके बताइए कि कौन सा पूरब से पश्चिम आपका सही है। तो पूरब से पश्चिम जो सही क्रम है वो है दोस्तों बेरिंग सागर, उसके बाद है पीला सागर, फिर है लाल सागर, फिर कैरेबियन सागर। अब पूरब से पश्चिम सजाने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारा ग्लोब है ना। तो मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हमारा बेरिंग सागर, बेरिंग सागर के पूरब में होगा लाल सागर, लाल सागर पीला सागर, पीला सागर के पूरब में लाल सागर, उसके पूरब में है कैरेबियन सागर। तो ये आपको क्रम आपको सजाना है, क्योंकि इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको सजाना है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल था। अगला प्रश्न देखिएगा कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान है। समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं, लगभग आपको पता होगा कि फायदोमीटर से मापा जाता है समुद्र की गहराई, है ना। फायदोमीटर से मापा जाता है समुद्र की गहराई, याद रखिएगा। एक फायदोमीटर बराबर कितना होता है, एक फायदोमीटर बराबर होता है 6 फीट, ठीक है, 6 फीट होता है। चलिए, समुद्र की गहराई। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। हमारी जो पृथ्वी है ना, इसकी आयु का मापन हम किस विधि के द्वारा करते हैं, बताइएगा। तो पृथ्वी की आयु को मापा जाता है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा, है ना। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत लगता है धुंधला दिख रहा होगा, है ना। इसको कोशिश करेंगे अगला बार से अच्छा से प्रिंट नहीं हुआ है। तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा हमारी पृथ्वी की आयु मापी जाती है। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा दोस्तों जीवाश्म की आयु पता लगाया जाता है, ठीक है, कि ये जो जीव है ये कितना पुराना है, वो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा होता है आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है ना। पसली, सबसे अधिक पसली किस में होता है, मनुष्य में कितना पसली होता है, 12 जोड़ी, है ना। मनुष्य में कितना जोड़ी, 12 जोड़ी, याद रखिएगा। और सबसे अधिक जो होता है दोस्तों वो होता है सांप में, हाँ, सांप में दोस्तों सबसे ज्यादा पसली होता है, याद रखिएगा, है ना। 200 से 400 पसली तक होता है सांप में, है ना। 200 से लेकर के 400 पसली तक होता है सांपों में। और मनुष्य में होता है आपको 12 जोड़ी, मनुष्य वाला भी आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को किसको कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण जो है ये पॉलीग्राफ को भी कहते हैं, है ना। पॉलीग्राफ को दोस्तों लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण भी इसको कहा जाता है।
ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनें, है ना। मानव शरीर का तापक्रम के बारे में, है ना, हमारा जो बॉडी है वो देखिएगा कि ठंडा में ठंडा लगता है, गर्मी में गर्मी लगता है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ठंडा हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, गर्मी में गर्म हो जाता है, नहीं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर दोस्तों हमेशा समान रहता है ना। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये सर्दी के मौसम में घट जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है, सर्दी में बढ़ जाता है, या किसी भी मौसम में शरीर का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप ही बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं तो आपको पहले ही इसका आंसर आपको बता दिया हूं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि किसी भी मौसम में शरीर के तापक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। वो मौसम के अनुसार हमारा बॉडी उस अनुसार से ढल जाता है दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 नंबर। 34 है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वसन की गति क्या होती। क्या क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि रक्त में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर जो हमारी श्वास की गति है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, समान से कम हो जाएगी, परिवर्तन नहीं होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, क्या होगा बताइएगा, है ना। तो इसमें होता है सामान्य से बढ़ जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिएगा 35 नंबर। 35 कह रहा है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करने वाले हैं क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है, न्यूनतम इकाई। बहुत सारे लोग यहाँ पर नैनोमीटर को मारेंगे, है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर नैनोमीटर को मारेंगे, जो बिल्कुल गलत है। सबसे छोटी इकाई होती है फर्मी मीटर, है ना। फर्मी मीटर दोस्तों सबसे छोटी इकाई होती है और इसका मान कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, 10 के पावर -15 मीटर होता है फर्मी मीटर का, है ना। और नैनोमीटर का कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, और माइक्रोन का कितना होता है, 10 के पावर -6 मीटर। तो सबसे छोटा कौन हुआ, वो फर्मी मीटर हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ध्यान रखना है, अगर ये नहीं रहेगा फर्मी ना, तब आप नैनो को टिक कर सकते, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है। ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि हमारे शरीर का एक ऐसा चीज है जो जब तक हमारी जीवन है वो अपना काम करते रहता है। हम लोग सो जाते हैं फिर भी बेचारा काम कर रहा है, लगातार कर रहा है, वो हमारा हृदय, ठीक है, वो हमारा हृदय है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37 नंबर कि निम्न में से किसका विमीय सूत्र m0L1T-1 के बराबर होता है ना। विमीय सूत्र भी हमेशा एग्जाम में एक वो पूछ लेता है ना, इसे कभी कभी पूछता है, जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन इसके बराबर कौन होगा, तो आंसर हो जाएगा चाल का। ठीक है, चाल का विमीय सूत्र होता है m0L1T-1। अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है। श्वसन के दौरान, है ना, वायु के गमन का सही क्रम क्या होता है दोस्तों। 38 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 38 का आंसर क्या होगा, है ना, श्वसन के दौरान तो नासा मार्ग होगा, उसके बाद ट्रैकिया होगा, फिर ब्रोकाई होगा, फिर ब्रेकियोल्स हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये श्वसन के दौरान ये हमारे बॉडी में आपका ये चीज होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग कौन से है। निर्वात में गमन करने वाले तरंग आपसे पूछ रहा है कौन से होंगे। अनुदैर्घ्य तरंग निर्वात में गमन करते हैं, या अनुप्रस्थ तरंग करते हैं, या बी विद्युत चुंबकीय तरंग करते हैं, ध्वनि तरंग करते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है, तो निर्वात में गमन करने वाला होता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला प्रश्न है 40 नंबर की कौन एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है, ये सब्जियों का पकना भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, या बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। देखिए बर्फ का पिघलना हमारा भौतिक परिवर्तन होगा, है ना। भौतिक परिवर्तन में अगर बर्फ का पिघल गया तो फिर से हम उसको बर्फ बना सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका। लेकिन जब सब्जी पक गया तो फिर से उसको सही आप कर सकते हैं, नहीं, फिर से सब्जी बनाइएगा, सब्जी को खाना बना दिए तो फिर से वो ताजा बन सकता है, नहीं। तो जो फिर से अपनी अवस्था में पुनः आ जाए वो आपका भौतिक अवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर।
41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारक नहीं है ना। केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, क्या होगा इसका आंसर, नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा 41 नंबर। ठीक है, तो 41 का आंसर क्या होगा। स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये आपका गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, कौन सा तत्व नहीं है दोस्तों। धातु, अधातु, गैस, उपधातु, कौन सा इसमें तत्व नहीं है। देखिए धातु, अधातु, उपधातु ये तत्व माने जाते हैं, लेकिन जो गैस है हमारा, ये पदार्थ की एक अवस्था होती है ना। गैस क्या होती है, तो ये पदार्थ की एक अवस्था है ना, पदार्थ की एक अवस्था है। ठीक है, बाकी ये सब तत्व हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 43 नंबर। 43 सवाल कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। जी हाँ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किस दाब पर संग्रहित करते हैं, उच्च दाब, निम्न दाब, सामान्य दाब या उच्च निम्न दोनों दाब पर। तो 43 का आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसको जो संग्रहित किया जाता है ये उच्च दाब पर किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्न में से कितनी होती है। तो सब बोरा पर लिखल रहता है, जो खाद लाते हैं ना उसमें लिखा हुआ रहता है कि नाइट्रोजन कितना है ना। जो आप खाद खरीदते हैं धान में छिटने के लिए, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, यूरिया का जो बोरा लेके आते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है 46% दोस्तों, ये सब हम लोग बचपन में याद कर लिए थे, है ना। 46% इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका 45 नंबर। 45 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक, वायु प्रदूषण का जैव सूचक कौन सा है। फर्न है, मनी प्लांट है, लाइकेन है या फिर अमर बेल है। ठीक है, वायु प्रदूषण का जैव सूचक कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लाइकेन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है ना। जो हमारा दांत होता है दंत लवक जो है ये कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, क्या होगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा, सल्फेट भी नहीं होगा, फॉस्फेट होगा दोस्तों। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से ये बनता है। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। देखिए 50 सवाल जब पूरा हो जाएगा ना, तो 50 सवाल के बाद कुछ वन लाइनर भी क्वेश्चन है, जो आप जरूर उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वन लाइनर, है ना। तो प्रश्न है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, बताइएगा। 47 का आंसर क्या होगा। द्रव्य के अणु के कारण होता है, द्रव्य के कण ऊर्जा, द्रव्य के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होता है, द्रव्य के कण ऊर्जा मुक्त करने के कारण, तापक्रम वृद्धि करने के, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। बहुत अच्छा सवाल है ना। किस वैज्ञानिक ने दोस्तों द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत दिया था, बताइएगा। दिख रहा है आपको, 48 का आंसर क्या होगा। जॉन डाल्टन दिए थे, ब्रूस ई वेस्टर्न दिए थे, थियोडोर एल ब्राउन दिए थे, प्रफुल्ल चंद्र राय दिए थे। तो द्रवों की विभाज्यता जो सिद्धांत जो दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर। 49 सवाल है कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष और आपका दूर दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट में आपको प्रयोग होगा अवतल का और दूर में प्रयोग होगा उत्तल का, है ना। ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में जो लेंस होता है वो कौन सा, अवतल लेंस होता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि निकट की चीजें आपको दिखाई देगी और दूर की चीजें नहीं दिखाई देगी, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीजें दिखाई देती है, निकट की चीजें नहीं दिखाई देती, है ना। अगला प्रश्न है 50 नंबर की मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होता है।
मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताना है, बहुत आसान प्रश्न है, लास्ट वाला है ना, अंत भला तो सब भला। बताइएगा, MgCl2 है ना, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का आपका रासायनिक सूत्र होता है। ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न यहाँ से आपके कंप्लीट हो गए। और कुछ यहाँ पर दोस्तों आपका वन लाइनर भी है जिसको आपको देखते हुए चलना है, क्योंकि ये वन लाइनर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन एकदम सेट कर जाएगा। जैसे कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से है ना, विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है यहाँ पर आपको है, जैसे मौना लोवा हवाई द्वीप में है, यूएसए में पड़ता है आपका मौना लोवा। कितना बार एग्जाम में आया है मौना लोवा। मौना लोवा हवाई द्वीप ये कैसा है, सक्रिय है, ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कियालू ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये भी हवाई द्वीप में है, यूएसए में है। माउंट सेंट हेलेन जो है ये भी यूएसए में है। माउंट सस्ता कहाँ है, तो ये भी यूएसए में है। माउंट एटना कहाँ है, इटली में है। कितना बार माउंट एटना पूछा है दोस्तों, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों विसुवियस। ओजोस डेल सलाडो ये है आपका चिली और अर्जेंटीना, ये सीमा रेखा पर होगा इसलिए दोनों देश आ जाता है इसमें। फ्यूजियामा वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है ये कहाँ है, ये है आपको जापान में, याद रखना है फ्यूजियामा। ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, वहां से आप पूरा रट लीजिएगा। माउंट मेरापी जो है ये इंडोनेशिया में है। क्राकाटाओ कई बार पूछा है, इंडोनेशिया में क्राकाटाओ। और किलीमंजारो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका तंजानिया में है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और विसुवियस है, माउंट एटना है, और माउंट सेंट हेलेस है, और कियालू है, ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कहा जाता है वो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है दोस्तों, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, है ना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये कहाँ मिलेगा, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बैरन द्वीप यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको बैरन द्वीप है, यहीं पर आपको दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो है आपका, है ना। कभी कभी बैरन द्वीप ना देकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह दे देगा कि कहाँ पर ये है, तो अंडमान निकोबार में है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, तो बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। जब ज्वालामुखी फटता है ना, ज्वालामुखी जो हमारी फटती है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा क्या है, पृथ्वी है ना, इसके अंदर का भाग जो है, ये सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं, इसको सीमा कहते हैं, सबसे अंदर वाले को नीफे कहते हैं, है ना, ऐसे समझिए इसको, ठीक है। सबसे ऊपर वाला भाग है, इसके बाद ये वाला भाग है, इसके बाद ये वाला भाग है ना, ठीक है। क्रस्ट, ये सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं, ये वाला मेंटल है, ये वाला कोर है। तो ये क्रस्ट से ही दोस्तों ज्वालामुखी उठता है ना, बीच वाले से, क्रस्ट जो है ना, क्रस्ट से ही आपका ज्वालामुखी उठता है। और ये आपका जो ऊपर है, ऊपरी वाला जो परपट्टी है, इस पर आपको धक्का मारता है। अगर यहाँ पर कमजोर रह गया तो ये बाहर निकल जाता है यहाँ से ज्वालामुखी, और वो ज्वालामुखी फट करके फिर क्या होता है, ज्वालामुखी फटती है, फिर सूखने के बाद वो बेसाल्ट लावा बन जाती है, ठीक है, बेसाल्ट चट्टान बन जाती है वो लावा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये होता है, ये ध्यान रखना है आपका, ठीक है। मेंटल से निकलती है, ठीक है, और क्रस्ट पर आकर के वो जम जाती है। तो ये हो गया ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में जो निकलती है दोस्तों, वो जलवाष्प निकलती है, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में। अब जो अगला जो है कुछ महत्वपूर्ण घाटी, ये घाटी क्या क्या है, तो जैसे कि एक तरफ दिया गया घाटी, एक तरफ दिया गया संबंधित देश, जैसे कि हम्बर घाटी कहाँ है, तो हम्बर घाटी कनाडा में है। मृतक घाटी कहाँ है, कैलिफोर्निया। मृतक घाटी कई बार एग्जाम में। लॉयर घाटी कहाँ है, ये फ्रांस में। पो घाटी कहाँ है, इटली में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंजसीर घाटी दोस्तों अफगानिस्तान में है ना। चितवन घाटी दोस्तों नेपाल में है, और टेलर घाटी दोस्तों अंटार्कटिका में है। ये इंपॉर्टेंट कुछ घाटियां हैं जो आपको, इससे ज्यादा घाटी अगर पूछता है तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। भारत की प्रमुख घाटियां, अब ये विश्व का था, अब ये भारत का है, जैसे कि मरखा घाटी लद्दाख में है, पीन घाटी हिमाचल में है, सांगला घाटी हिमाचल में है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है, और जूकू घाटी आपको नागालैंड में। ये महत्वपूर्ण भारत की घाटियां हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का टेस्ट, आप लोग को कैसा लगा। और दोस्तों एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ
कि वो खान सर का आपका नोट्स भी हमारे यहाँ आपको मिल जाएगा, है ना, वो भी आपको ऑफर है। इसमें सब चीज़ आपको मिल जाएगा, खान सर का नोट्स है, ठीक है। ये नंबर आपको दिया गया 7857824310, जहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जैसे कि वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, पॉलिटी है, एंशियंट हिस्ट्री है ना, ये सारा चीज़ आपको जितना भी खान सर का है आपका, वो सब चीज़ आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग अगर लेना चाहते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा, ये ऑफर है, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ज्ञान बिंदु का भी कुछ नोट्स है, ये भी आपको यहाँ से दे दिया जाएगा। और हमारे यहाँ आप जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ जुड़ने के लिए, है ना, ये आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो क्लास चल रहा है, इसमें मात्र अभी 299 चार्ज है। तो जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं ठीक हैं, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस नंबर पर आपको जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप है। 299 अभी ऑफर है, ये 399 था, हम इसको और भी घटा दिए, है ना। ये 2-3 दिन आपका रहेगा 299, फिर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये फिर आपका फी इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। और जो लोग पेमेंट करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप जरूर करना है, ये नंबर आपको है और आपका, और इसी नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर भेज देना है स्क्रीनशॉट लेकर। तो पेमेंट कीजिएगा ना, उसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो हमें इस पर भेज दीजिएगा, ताकि पता चल सके आपने पेमेंट किया है, फिर आपको वहाँ पर जोड़ देंगे। चलिए, और हमारा जो चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और कोई भी जानकारी होगी, तैयारी होगी, किसी प्रकार का सूचना होगा, आपको यहाँ पर मिलते रहेगी, ठीक है। थैंक यू, आज की क्लास इतना ही, और फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।